नाजरीन आदाब। डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आप जानते हैं जैसा कि हमने कल ही अनाउंस किया था यहाँ पे कि आज यहाँ पे हमारे स्टूडियो में एक नॉमवर रिनाउंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर शौकत अहमद कदला साहब मौजूद रहेंगे, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जीएमसी श्रीनगर। वो यहाँ पे मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। आज आप उनसे बात कर सकते हैं। मैदे से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, उस सिलसिले में आप बात कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं हमारे आज के मेहमान से। और आपको बताना चाहेंगे कि उस सिलसिले में आप हमारे नंबरात जो डायल करेंगे वो नंबरात इस तरह से हैं। एक नंबर है 019424811813, अगला नंबर है 019424811832। हमारी आपसे गुजारिश है कि जिस दौरान आप फ़ोन करेंगे, बात करेंगे, उस दौरान अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद करें। वॉल्यूम बंद करने के बाद अपना सवाल पूछें, फिर डायरेक्टली आप हमारे डॉक्टर साहब से बात करें, इश्यूज़ पूछें, मामलात पूछें, मैदे से रिलेटेड जितने भी है उसी सिलसिले में आज कंसल्टेशन ले लीजिए। और बाज़ाब्ता अब हम खैर मकदम करते हैं आज के हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर शौकत अहमद कदला साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कोविड-19 जो है, कोविड-19 इस वक्त चल रहा है। कोविड-19 के हवाले से बहुत सारा यहाँ पे काम हो रहा है। हमारे यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है प्रोग्राम्स के हवाले से, जैसा कि हमने कल ही बता दिया अपने नाजरीन को, अपने कॉलर्स को बता दिया, क्योंकि कुछ दिनों पहले से ही हमारे पास ऐसे सवालात आए थे, हमारे पास क्वेरीज आई थी गैस्ट्रो से रिलेटेड। उस सिलसिले में लोगों के इश्यूज़ थे, मामलात थे, आप तशरीफ़ लाए। और आज आगाज़ में ये बताइए कि ये जो कोविड-19 चला, कोविड-19 और जो ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, क्या रिलेशन है इसको बाद में बीच में? तो एक्चुअली जो कोविड-19 वायरस हैं, ये बिलोंग करता है फैमिली कोरोना वायरस। जी, ये कोरोना वायरस इसके लिए इसको नाम दिया है, इसका क्राउन जो होता है वो जो बादशाह को क्राउन लगाते हैं उसी तरह उसका वो स्ट्रक्चर होता है। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कोविड। हमारे लिए इससे पहले एक पाइकोरोना वायरस आता था जो हेपेटाइटिस सी नाम करके हैं, वो भी इसी फैमिली को एक्चुअली बिलोंग करता है। राइट सर। सो ये जो कोविड-19 है, ये एक्चुअली पहले जब डिस्कवर हुआ दिसंबर 2019 में हुआ। बिल्कुल जनाब। उस वक्त क्या होता था कि एक्चुअली पेशेंट चेस्ट के आती थी। राइट सर। तो ये आपको पता है इसका ओरिजिन चाइना में हुआ। जी बिल्कुल। तो पहले जब ये आया तो देख लिया गया कि इट मोस्टली इन्वॉल्व्स द चेस्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जी। तो सिम्टम भी ऐसे ही बताए गए कि इसमें यही है कि जुकाम, तो किसी का स्मेल बंद होता है, किसी में कान में बंद होता है, किसी में फीवर होता है, किसी खांसी आती है। जी। लेकिन एज टाइम वेंट तो हमने देखा कि ये सब सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, स्टार्टिंग में ब्रेन, आइज, लंग्स और किडनीज, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी इसमें आती है। सही बात है। तो आपको ये पता है कि जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है एक्चुअली वो सारा स्ट्रक्चर है वो ट्यूब पर मबनी है। मुंह से सारा आंत शुरू, ये बिल्कुल ट्यूब पर है। हाँ, ये ट्यूब ही एक्चुअली। सो इसका एक्चुअली लेंथ है 22 फीट। जी। इतना बड़ा स्ट्रक्चर। तो इस वायरस के लिए एक जन्नत बनता है, तो ये उधर भी इन्वॉल्व करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया इट इन्वॉल्व्स, द सिम्टम्स विल बी लाइक दैट। अब इस वायरस को दो किस्म के पेशेंट मिल सकते हैं। जी। एक पेशेंट वो बिल्कुल हेल्दी था, जी, इसको कोई डिजीज नहीं थी, मतलब नॉर्मल था, अब इसको इन्फेक्शन हो गया। तो राइट फ्रॉम इसोफेगस एंड स्टमक, इसोफेगस में ये इसोफेजाइटिस कर सकता है, मतलब सूजन कर सकता है। सो उसके बाद उस पेशेंट को क्या होगा, उस पेशेंट को इधर रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट होगा। जी। उसको लगेगा खटे डाकार पेन है, कभी कभार ये भी होगा कि इसको मुंह खाने के वक्त रुक भी सकता है, लेकिन दीज आर ट्रांजिएंट सिम्टम्स, उतना ज्यादा नहीं करता है। मैदे में क्या करता है, मैदे में भी गड़बड़, पेन करता है, डकार वगैरह सब कुछ। लेकिन हमने रिसेंटली देखा कि ये पेशेंट करता है जिसको हम बोलते हैं कोविड गैस्ट्रोपैथी। ओके। ये क्या करता है कि इनको ब्लीडिंग होती है, दे कम एज GI ब्लीड्स,
اور آپ نے سنا ہوگا جب بھی کسی کو بلیک جائی بلیڈ ہوتا ہے، بلیک سٹول ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے، بالکل خون نکلتا ہے، لیکن 50% آف دوز پیشنٹ جو جیسے نارمل آتے ہیں کووڈ کے بغیر ان کو السر ہوتا ہے جی، اور السر میں ہم السر کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس میں کیا دیکھا کہ ڈیفیوز جو میدا ہے ڈیفیوزلی انوالو ہے، ہر ایک جگہ ویسل پرومیننٹ ہے، ہر ایک جگہ پورا سوجن ہے، تو آپ کیا ٹریٹ کرو گے ادھر؟ صحیح بات ہے. تو اگر آپ انڈوسکوپی ٹریٹمنٹ دے رہے ہو تو آپ کیا ٹریٹ کرو گے؟ صحیح بات ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پیشنٹ کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، جیسے اگر بلڈ پریشر کا وہ بلڈ دیتے ہیں، ریپلیسمنٹ دیتے ہیں. جی، لیکن یہ اٹینڈنٹ کے لیے بہت تکلیف دہ بنتا ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، اس کو خون رکتا ہی نہیں ہے، ہم نے کل بھی بلڈ دیا آج بھی دے رہے، یہ کیا بات ہے؟ صحیح بات ہے. تو اس وجہ سے ان کو نا پینک ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہم اور بھی بات کریں گے، ایک وقفے کے لیے ہم رکتے ہیں. پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ناظرین آپ واچ کر رہے ہیں اس وقت ہمارا خصوصی شو ڈاکٹر سپیک آن کووڈ-19، اور آج ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، تشریف رکھے ہوئے ہیں دوردرشن کیندر کے اسٹوڈیو میں ریناؤنڈ گیسٹرو ڈاکٹر شوکت کدلا صاحب، جو اب جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، جو بیمار ہیں، ان کی کوئریز کا جواب دے دیں گے. ہمارے ساتھ پہلے کالر اس پروگرام میں جڑ چکے ہیں، یہ ہیں ونود رینا صاحب جو جموں سے بات کر رہے ہیں. ونود رینا صاحب آداب. جی ونود رینا صاحب ٹی وی کا والیوم آف کریں اور سوال پوچھیں اپنا. جناب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. سوال یہ کرونا نوول کرونا وائرس یہ گوا کن جائے رپورٹڈ کہ ات آوا کی رپورٹا تیت کہ یہ مین میڈ سا نیچرل. بے ونیو جناب ونود صاحب. جناب السلام علیکم جناب. ہاں وعلیکم السلام. اس تہذ آواز مگر یہ سوال ونتو تھی بیس ونود صاحب. میں جناب سے سوال یہ کہ یہ نوول کرونا وائرس یہ جناب آوا گواہ کن جائے رپورٹڈ کہ یہ مین میڈ ہاں بالکل یہ بیسیکلی ونود صاحب یھان زانن کہ اس ونتو وائرسس متعلق. وائرس جو عام فہم جو ہے وائرس مطلب یہ کس طرح سے، اس کا اوریجن کہاں سے ہے، کس طرح سے آگے، جیسے چائنا کی آپ نے آغاز میں بات. ایکچولی ونود صاحب آپ یہ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو یہ وائرس ہیں یہ مین میڈ ہیں یا ایسے ہیں؟ جی کوشچن سمپل ہے. یہ جو کووڈ وائرس جو پہلے ہی موجود تھا، جی یہ مین میڈ نہیں ہے کہ اس میں اب میوٹیشن ہو گئے. پہلے مطلب نا ہارم لیس تھا، بالکل میوٹیشن کے بعد یہ ہارمفل ہو گیا. بالکل سر. تو ونود صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں ایکچولی کہ ایسا تو نہیں کسی نے اس کو میوٹیشن کر دیا تو یہ ہارمفل بن گیا. جی تو مجھے لگ رہا ہے یہ سوال تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا نا. بالکل کیونکہ یہ تو ابھی WHO نے بھی دیکھا کہ ایسا تو کوئی شواہد نہیں ہے. پھر امریکہ سے دوبارہ ٹیم گئی ہے چائنا کی تو اس ونود صاحب مجھے لگ رہا ہے یہ سوال تو جی میرے لیے جواب دینا مشکل ہے. بالکل یہ بالکل واضح ہے. یہ جو ونود صاحب نے ڈاکٹر صاحب جیسا انہوں نے سوال پوچھا، اس سوال کا جواب جو ہے، اس سوال کا جواب ہمیں آلریڈی مل چکا ہے. WHO کی طرف سے واضح گائیڈ لائنز ہے. ورلڈ میں اس حوالے سے چرچا ہوئی، ورلڈ میں اس حوالے سے واضح کہا گیا. پہلے وائرس آ گیا، اب وائرس میں میوٹنٹس آ گئے. اگر کوئی چیز مین میڈ ہوگی تو اس میں کہاں سے پھر وہ رخ بدلتے جائیں گے. اب جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کووڈ ہے اس میں جیسے انسان کپڑے بدلتا ہے ویسے یہ رخ بدلتا ہے یہ کووڈ. تو ونود صاحب کو اپنا جواب مل گیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہاں ناو ونتو پنن تو بے ونتو کیا چھو یسان زانن حظ. جی میں ہادیہ بات کر رہی ہوں نوگام سے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نوگام سے. کیا نام ہے آپ کا؟ ہادیہ. ہادیہ جی نوگام سے. ہادیہ جی بتائیے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے کوشچن پوچھنا تھا. جی میں 21 ایئرس اولڈ ہوں جی اور مجھے ہائپوتھائرائڈزم ہے. جی میں 5 سال سے تھائرائڈ کی دوائی لے رہی ہوں اور تھائرائڈ کی وجہ سے مجھے بہت ساری پرابلمس ہوئی جن میں کانسٹیپیشن بھی ایک ہے. کانسٹیپیشن کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے تو وہ دوائی دیتے تھے یا بولتے آپ فلوئڈ انٹیک زیادہ کرو، مگر دن میں پانی پینے سے بھی مجھے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اب کچھ 9 منتھس پہلے میرا یہ روٹین رہتا ہے کہ آئی ڈرنک 2 گلاسز آف واٹر آن ایمٹی اسٹمک اینڈ ود ان 10 to 15 منٹس مجھے موشن پاس ہوتا ہے بٹ دیٹس لوز. مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ یہ روٹین
کیا یہ صحیح ہے کہ پانی ہم صبح پیتے ہیں اینڈ 10 منٹس میں ہمیں موشن پاس ہوتا ہے لوز؟ اگر یہ صحیح ہے تو ہمیں بریک فاسٹ تک کتنا ٹائم رکھنا چاہیے فاصلہ؟ پانی پینے سے بریک فاسٹ تک ہمیں کتنا ٹائم مطلب فاصلہ رکھنا چاہیے؟ اور ان دا لانگ رن ہمارے GI سسٹم اور کڈنیز پر کوئی نیگیٹو امپیکٹ تو نہیں پڑے گا نا اس روٹین سے؟ جواب سنیے ہادیہ جی، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے. ہادیہ جی ایسا ہے کہ ایکچولی جو آپ کا ہائپوتھائرائڈزم ہے ایک سمٹمز کا کانسٹیپیشن ہے، لیکن جب آپ ریپلیسمنٹ تھراپی فل لیتی ہو تو اس کا مطلب ہے پورے سمٹم جانے چاہیے بغیر 1-2. اب اس میں جب آپ کا وہ جو آنت کی پرابلم ہے وہ دیکھنا پڑے گا، اس میں 4 چیزیں دیکھنی ہیں ہمیں. ایک آپ کا کھان پان دیکھنا پڑے گا، آپ کیا کھاتے ہو، کتنے بجے نیند سے اٹھتے ہو، کتنا ریسٹ کرتے ہو، کتنا ایکسرسائز کرتے ہو، آپ کتنا فائبر لیتے ہیں کھانے کے ساتھ. جب یہ سب چیزیں صحیح ہوں گے، آپ کا فائبر ٹھیک ہوگا، آپ کا کھانا ٹھیک ہوگا، آپ اپنا نیچرز کال ڈیلے تو نہیں کر رہے ہو، تب جا کے ہم آپ کو بتا پائیں گے کہ یہ بیکاز آف ہائپوتھائرائڈزم ہے یا بیکاز آف IBS ہے. لائکلی IBS ہے آپ کا لگ رہا ہے، یا اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے، پریڈومیننٹلی کانسٹیپیشن ٹائپ. اب جو پانی کا مسئلہ آپ نے اٹھایا، ایکچولی پانی کا جو اندر سینٹر ہے اللہ نے جو رکھا ہے وہ خود بخود پانی مانگتا ہے جی، کہ جتنا آپ کو ضرورت ہے پانی جی اتنا وہ خود مانگے گا. ہاں اب یہ مسئلہ رہا کہ آپ صبح 2 گلاس پانی پی کے آپ کو نیچرز کال ٹھیک ہوتی ہیں، اتنا پانی پینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. جی آپ پی سکتے ہو پانی، یہ نقصان دہ نہیں ہے. جی تو اس میں کوئی نہیں ہے، بٹ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کو پورا فائبر ڈائٹ کھانا ہے، آپ کو ڈائٹ اچھا ہونا چاہیے، آپ ایکسرسائز کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے جو اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے یہ کانسٹیپیشن جو ہیبیچول کانسٹیپیشن ہوتے ہیں، اٹ اکرس ان دوز پیپل جو ڈیلے کرتے ہیں. کبھی ٹی وی پر کوئی پروگرام ہوتا ہے، اس کو نیچرز کال آتی ہے، وہ جاتا ہی نہیں ہے. تو دوسرا چیز یہ ہے آپ کو وہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ صبح لیٹ تو نہیں اٹھ رہے نیند سے. آپ کوشش کیجئے گا سویرے اٹھنا، بریک فاسٹ کرنا، اس کے بعد ہی یہ نیچرز کال اٹینڈ کرنا، تب جا کے آپ کی جو ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں گاندربل سے، پوشا جی ہے. السلام علیکم جی، تو سین آواز واتان پوشا جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرسو سوال کیا چھو یژھان پرسن ڈاکٹر صاحبس؟ اہن حظ واتان حظ چھ. مےٚ حظ اوس ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ کتھ کَرٕنۍ. کٔرِو کتھ ڈاکٹر صٲب چھُ موٗجوٗد حظ، ؤنِو. مےٚ حظ گٔے میادس 2 ؤری دود. اہن حظ. میادس حظ مےٚ کٔر پتہٕ اِنڈوسکوپی 2، اتھ درٛاو مےٚ میادس زخم حظ. اہن حظ اہن حظ. میادس درٛاو مےٚ زخم تہٕ پتہٕ حظ گٔیَس بہٕ ڈاکٹر گُلجایا صٲبس نِش، تٔمِس گٔے مےٚ 2 ؤری تھاوان دوا، مگر مےٚ نہ حظ چھنہٕ فرق گژھان کِہیٖنۍ. اہن حظ. مےٚ چھِ کھسان ایسِڈ کھسان میادٕ پٮ۪ٹھے ہیٚٹِس تامتھ. اہن حظ. ڈاکٹر صاحب میادس چھِ مےٚ ایک ڈاکٹر صاحب ونن جواب اتھ حظ. ہیٚٹِس تام چھِ مےٚ کھسان ایسِڈ حظ صحیح، بیٚیہِ چھِ مےٚ روزان أنٛدرم اِنفیکشن، عام طور چھِ مےٚ روزان أنٛدرم اِنفیکشن. بیٚیہِ ما چھُ کینٛہہ وَنُن تۄہہِ؟ نہ بس یِمن چھُو تُہۍ وَنان. ایکچولی کیٛاہ چھِ بیٚیہِ چھُو تُہۍ یژھان پوشا جی کینٛہہ فرماوُن؟ اہن حظ مےٚ حظ مگر مےٚ حظ گٔے میادس زبردست پرابلم، مےٚ چھنہٕ فرقٕے گژھان. ایکچولی بوٗزِو جواب حظ. یُس تۄہہِ تکلیٖف چھُ یہِ چھُنہٕ میادس زخم کینٛہہ. اہن حظ. ییٚلہِ میادس زخم چھُ آسان تمہِ ساتہٕ چھِ دگ کران، یا چھِ اگر کمپلِکیشن گژھِ خوٗنہٕ درٛۄکھ یی یا بیٚیہِ کینٛہہ گژھِ. یُس تُہۍ ونان چھِ مےٚ حظ چھِ ژۄکن گرٛٮ۪کہٕ کھسان یتھ ونان چھِو تُہۍ، بیٚیہِ ٲسۍ مےٚ أنٛدرمن روزان انفیکشن. امیُک معنی گوٚو اتھ چھِ أسۍ اِکوٹ ونان ڈسموٹِلٹی. ڈسموٹِلٹی گٔے تُہنٛد یُس أنٛدرم چھُ یا چھُ ہیوٚر کُن تہِ کران کٲم بیٚیہِ بۄن کُن تہِ. یہِ چھُ گژھان تِمن لُکن یِمن زیادٕ ٹینشن چھُ آسان، یِمن زیادٕ سٹرس چھُ آسان. بیٚیہِ چھِ گژھان یِم ژۄکن گرٛٮ۪کہٕ تِمن کھسان یِمن تھایرایڈ چھِ آسان، یا یِم سِگریٹ چھِ چٮ۪وان، یا یِم کینٛہہ بلڈ پریشرٕکۍ دوا چھِ کھٮ۪وان، جیسے ایملوڈِپیٖن چھُ اکھ دوا تِمن چھُ گژھان. تہٕ مےٚ چھُ باسان تُہۍ کٔرِو یہِ چیک گۄڈٕ، تۄہہِ پیٚیہِ یُن ہاسپِٹل، تۄہہِ دِمو نظر، تُہنٛز ہسٹری پرٛژھو گۄڈٕ، تۄہہِ وٕچھو کہِ تُہنٛد بوزو یہِ تۄہہِ ما چھِ ڈسموٹِلٹی ایکچُؤلی، تیٚلہِ چھِ تمہِ خٲطرٕ الگ تۄہہِ کاونسلنگ ضوٚرتھ. تیٚلہِ کرِ نہٕ دوا تیوٗت اثر کینٛہہ یوٗت کاونسلنگ کرِ. نمبر 1. نمبر 2، اگر وۄنۍ تۄہہِ خٲلِس السر سۭتۍ دود چھُ، تۄہہِ چھُ پاے یُس یہِ نٔہۍ کلس زخم چھُ آسان یہِ چھُ یِوان ؤریس منٛز 2 لٹہِ پانے، یہِ چھُ سیٖزنل آسان. اکھ گوٚو ہرُد تہٕ بیاکھ گوٚو سونتس منٛز. چوٗنٛکہِ وۄنۍ درٛاو سونت، وۄنۍ ژاو وٕنکٮ۪ن رٮ۪تہٕ کول، وٕنکٮ۪ن گوٚژھ نہٕ آسُن یہِ کینٛہہ
मे बेहतर तो अफजल गया तुंद यु थोड़ा यम कोविड हालात गसन ठीक तम सात यू तुम सैनिस आउटडोरस मज दिमो नजर बोजो तुहद हिस्ट्री क्या तुहद गो हिस्ट्री बोजन जरूरत बे करो तुहद रिव्यू रिकॉर्ड तय मा गई पॉसिबली डायग्नोसिस चेंज। नाज़रीन आपके साथ हम फिर बात करेंगे एक वक्फे के बाद लौटते हैं। मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां। खुश है ये आसमां जमीन हर तरफ छाए हैं हम ये ऐसी कूल है अपनी कहानी चिल करके जीनी जवानी चलने दे बस दिल की मनमानी I'm cool, chill your dill I'm cool, chill your dill I'm cool, chill your dill। नाज़रीन आप वॉच कर रहे हैं हमारा खुसूसी शो डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 और इस वक्त हमारे स्टूडियो में यहाँ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर शौकत अहमद कदला साहब जो प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जीएमसी श्रीनगर। नाज़रीन आप उनसे मैदे से मुत्तलिक सवालात पूछ सकते हैं लेकिन गुजारिश है सवाल मुख्तसरन पूछें क्योंकि कॉलर्स बहुत सारे हैं, सभी कॉलर्स को हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसमें अटेंड शामिल नहीं कर पाएंगे प्रोग्राम में, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप अपने सवालात मुख्तसर पूछेंगे और हम यहाँ से जवाब भी मुख्तसर देने की कोशिश करेंगे ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स हैं उनको जवाब मिल सके और वो मुस्तफ़ीद हो सके। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त मौजूद हैं, गुलाम अहमद भट्ट साहब हैं नुरबाग से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम वनु क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम। सवाल प्रिसिवस मे अर्ज इत कन खसान यो नुन मज हूँ तो कसान ये म्यादस नार हूँ बासान ये तो बस डॉक्टर साहब अर्ज करान फरमावन क्या करो फिलहाल ये करो इस्तेमाल सो दवा बूझू जवाब डॉक्टर साहब तय कुत वमस गुलाम साहब मे 15 अबो 50 50 अबो तुम दवा क्या खेवा ब्लड प्रेशर दवा ना ब्लड प्रेशर दवा खेवा अलबत्त गलतुक दवा खेवा मुझे बस ब्लड प्रेशर दवा कुछ किस्म के दवा अच्छा थायराइड छु टेस्ट कोरमुत या डायबिटीज कोरमुत टेस्ट कोरमुत तुझे ठीक तो ये कोलेस्ट्रॉल थोड़ा मंद अच्छा परवाह क्या यह तूत मसल क्या यह थोड़ा बहुत गसान कि यह खसान एसिड एक्चुअली यह रिफ्लक्स गसान तुम अत वनकन फिलहाल कहीं कर मगर तुम करो थायराइड टेस्ट बे करो टेबलेट तम चुन टेबलेट आसान डाइजीन लाइक टेबलेट या कुन कंपनी सो PH4 वगैरह तम वो दोस 3 लट चुशान तम बाकी खेज तम दवा क्या डाइजीन टेबलेट बाजारस मज कुन तमी क्योंकि बह नाव वन क्या दवा तमें आयु हेकू तुम दोस 3-4 लट चुशित पत यीजो मगर हॉस्पिटल यीजो यु कोविड मोकल तम पे यीजो तत करो नाव दर्ज वो तुम क्या यीजो थायराइड टेस्ट नो कर। डॉक्टर साहब ये जो आपने बात की जो आप दवाई वगैरह के हवाले से जो है जो साल्ट है ड्रग का वो आप बता सकते हैं प्रोग्राम में किसी भी पेशेंट को साल्ट के हवाले से आप बात कर सकते हैं अगर किसी को कुछ प्रिस्क्राइब करना हो। तो सवाल ये है कि हमारे पास कि कोविड के चलते जो है बहुत सारे लोग जो है वो सभी लोग तो घरों में रह गए, घरों में बंद रह गए। तो घरों में अब ये चीज़ है कि जो स्टोमक है ये एक ऐसा ओरिजिन है कि अगर स्टोमक ठीक है तो सारी बॉडी ठीक है, अगर इसका निज़ाम ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। तो घरों में बैठ के इस वक्त तो अस्पतालों का रुख ज़्यादा नहीं करना है, किस तरह से हम थोड़ा सा मुख्तसर बताइए कि किस तरह से इसको हम एतदाल पे रख सकते हैं। ठीक है फैज साहब, एक्चुअली क्या है कि जब आदमी घर में बैठते हैं ना वो उनकी टेंडेंसी रहती है कि अपना जो रूटीन उनकी होती है वो ब्रेक करते हैं। जैसे सुबह उठना, चाय पीना, फिर 12 बजे खाना, फिर 2 बजे चाय, शाम का खाना। उसमें क्या मैंने देखा है कि आमतौर जब घर में बैठते हैं तो वो क्या करेंगे, सुबह चाय पियेंगे, फिर 10 बजे कुछ और लाएंगे बाजार से, जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोई फ्रूट लाएंगे,
ऐसा वैसा नया कुछ ट्राई करेंगे जिसको उनको लाजिमन बीमारी होती है, तो फिर कुछ और खाना बनाते हैं, जो रेसिपीज टीवी पर आते हैं वो देख के वो बनाते हैं। मुझे लग रहा है ये चीज़ें उनको अवॉइड करनी है। जैसे पहले उनकी रूटीन हुई कि नया चीज़ कोई ट्राई नहीं करना है। जो मैंने देखा है कि पपीता लोग आते हैं, हमने पपीता खाया कल तो उससे ये प्रॉब्लम हो गई, तो भैया आपने खाया था कभी? वो कभी, मैंने पहली बार ट्राई किया, मैंने देखा मंचूना अब तो कोविड है तो अब मैंने ट्राई किया। वक्त पे खाना, वक्त मुकर्रर वक्त पे, मतलब ब्रेकफास्ट का अपना टाइम, लंच का अपना टाइम, इवनिंग का कुछ, उसमें कुछ एक्चुअली क्या है कि आदमी तो खाना शुरू करे जब उसको भूख लगेगा ना जी, तो हर एक का अपना क्लॉक सेट होता है जी। जैसे कोई 2 बजे खाता, कोई 1 बजे खाता, उसको जब भूख लगेगी तब तो खाएगा, लेकिन कोई ऐसा वैसा चीज ट्राई नहीं करना। कोई वो मसाला लाना, आज मैंने ये किस्म का मसाला लाया था, ये तो मैंने दिल्ली से मंगवाया, ऐसे वो होटल में लाते हैं, तो वो गलत बात है। ब्रेकफास्ट में खाली चाय का पीना नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, डिपेंड करता है ना आपको कितना काम पड़ेगा। जैसे हम लोग हैं, हमको ज्यादा काम पड़ता है, हमको थोड़ा हैवी करना पड़ता है, क्योंकि हमको 4 बजे फिर खाना है, क्योंकि हम लैब कॉलर्स बिल्कुल लगातार कॉल करते हैं। आरिफ साहब हबकदल से बात करना चाहते हैं। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछिए आरिफ साहब। जी सर, डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना था कि मेरी मदर है नियर अबाउट 60 ईयर ओल्ड जी, उनका जो सुबह जो वो खाती है जी, आफ्टर सम टाइम वो टॉयलेट के लिए निकलती है, या खाना भी खाती है दिन में तो निकलती है। इससे पहले डॉक्टर साहब ने उसका शीरीन बाग में एंडोस्कोपी किया था जी, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक निकला था जी, और यही प्रॉब्लम है इसको कि वो खा नहीं पा रही है कुछ, मतलब मूल टोटली कहीं, अगर मैं खेवा से नेरा नेबर। लाइन पे रहिए, आपको जवाब दे देंगे डॉक्टर साहब। सवाल पहले एक सवाल का जवाब ले लीजिए आप आरिफ साहब। ओके सर। आरिफ साहब, एक्चुअली आपकी जो मदर का है ना, इसका मतलब है कि आपकी मदर को ऐसा है कि आंत बहुत जल्दी काम करती हैं जी। जब मादा में खाना जाता है तो 10 और 20 मिनट के दरमियान क्या होता है, एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स आती हैं जी सर, मतलब मैदे में कंट्रैक्शन की वजह से कोलन में भी कंट्रैक्शन होता है, उससे उसी वक्त उसको मतलब ना लगता है कि मुझे कि पाखाना जाना चाहिए। वो एक्चुअली होता है हाइपर एक्टिव पेशेंट होता है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम एंजाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड होता है जी सर। अब पता नहीं पेशेंट को, मुझे याद नहीं है क्या है, बट इट सीम्स टू बी स्ट्रेस रिलेटेड बहुत। एक तो वो है, दूसरा है इस पेशेंट को हो सके आप एक टेस्ट कर दीजिए, थायराइड का टेस्ट कर दीजिए। जी, थायराइड का वो दवा खाती है सर। थायराइड का दवा तो TSH कितना रहता है इसको, और T3 T4 कितना रहता है जी सर। कितना रहता है T3? ज्यादा तो नहीं है कि TSH कम हो गया वही दवाई ज्यादा हो गया, उससे भी लूज मोशन हो सकता है। ठीक है सर। तीसरा है, कई पेशेंट ऐसा होता है कि वो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन ज्यादा खाता है। ऐसा है कि यहाँ के कश्मीरी को मैंने देखा कि वो खजूर खाते हैं, फिर ज्यादा दूध पीते हैं, उसमें लगाते हैं वो चीनी वगैरह, फिर वो पीते हैं, बोलते हैं नहीं हमको डायरिया हो गया। ये तो होना ही है, लाजिम है, वो तो होना है, आपको वो देखना पड़ेगा क्या है, फिर जब ठीक होंगे हालात तो हम देखेंगे। वैसे मुझे थोड़ा याद आ रहा है आपका कि आपकी मदर क्या है, कि मुझे लग रहा है इसको मैंने लिखा है GAD ऊपर, अगर वो टिकट भी आप देखेंगे, थोड़ा मुझे याद आ रहा है, इसको GAD मैंने लिखा है जी सर। अब एक और सवाल था अपने लिए। हाँ, मुख्तरन पूछे आरिफ साहब। हाँ, एक्चुअली जो मेरा स्टोमक है सर, हाँ, बीच में कभी पेन होती है, मगर आपने मेरे को एडवाइस किया था टॉप से 20, हाँ, मगर अब मैं वो लेता हूँ कभी कभार तो फिर फर्क होती है, फिर होती नहीं है, फिर और दर्द होता है सर। आप स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हैं? नो सर। आपने अल्ट्रासाउंड पेट का किया है कभी? नहीं सर, आपने आज नहीं। आप एक अल्ट्रासाउंड कर दीजिए फिर बताइए आप। जी हाँ, डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर है, लेकिन इससे पहले जो अद्वियात के हवाले से आपने बात की, आम ये दवा खेवान क्योत म्यादुक दवा फुल और अनित बचस ऊर गन तत अनित तौर तम जत अनित कम जत अनित ओमपेरिजॉल, रेबेपेरिजॉल, इसोमोपेरिजॉल, यह ओनुत तुल खे कर कत टाइम खेवान, मे गई 4 वरी खेवान, 5 वरी खेवान, 6 वरी खेवान, 6 हफ्ते 5 हफ्ते आप दवाई देते हैं, इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता डॉक्टर साहब? इसकी वजह जरूरी है। एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखेंगे कि ये अब बन गए यहाँ, क्योंकि यहाँ कंट्रोल नहीं है कश्मीर, ये तो ओवर द काउंटर ड्रग्स बने, जो भी जाता है उसको ही मिलता है जी। एक्चुअली जब ये ओमप्रेजॉल बना, पहले यही बना उस सीरीज में, उस वक्त जब उसका वो साइड इफेक्ट न सेफ्टी प्रोफाइल पर थे उतने साइड इफेक्ट नहीं लिखे जाते थे जी। अब इसका नया साइड इफेक्ट जो आया है वो ये लिख रहे हैं कि इन पेशेंट्स को किडनी डिजीज होती है जी, इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज, इसमें इनमें प्रोपेंसिटी ऑफ डेवलपिंग क्रॉनिक किडनी फेलियर हाई होता है, और मोर एवर
किसी पेशेंट का अभी पेट में दर्द, उसी वक्त ओमप्रेजोल खाया, उसी वक्त उसको फर्क भी हुई, ये तो बात समझ नहीं आती। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? नहीं, ऐसा है कि मतलब यहाँ जो पेट में दर्द होता है कि ही थिंक इज दैट ऑलवेज इट इज अल्सर जी, इट कैन बी मोर देन दैट। आप देखिए कि पेट में कई किस्म के पेन होते हैं जी, हर एक बार अल्सर नहीं होगा, हर एक बार एसिड नहीं होता है। उससे पहले आप पूछ लीजिए पेशेंट को, आपने कोई दर्द की दवाई तो नहीं खाई, दर्द की गोली, आपने ऐसा कोई खाना तो नहीं खाया जैसे वो आपको मिलता है, फास्ट फूड मिलते हैं, बहुत लोग आते हैं। और दूसरा ये आता है कि अब ये आप ये देख रहे हैं जो ये मिलते हैं ना बाजार में, वो लेज वगैरह, अब फैशन जंक फूड्स पे भी हम बात करेंगे। नहीं, फैशन बन गया, वो लेते हैं फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो बहुत नुकसानदेह है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। हमने देखा कि हमको बहुत पेशेंट आते हैं, स्पेशली यंग गाइज, वो आते हैं, वो खाते हैं, उनको जीआई हम एंडोस्कोपी को हम देखते हैं, उनको बहुत जबरदस्त डैमेज होता है अंदर। तो ये सब चीजें हमको देखना है। मेरे इसमें एक इम्पोर्टेंट सवाल, ये दवाई नहीं लेना है जी, जैसे आप ये नहीं, एंटासिड ले लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं लेना है, क्योंकि अगर ओमप्रेजोल आप लोगे फुल इफेक्ट उसको 4 दिन लगते हैं करने में, तो उससे एक टेबलेट से फर्क हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये तो जहन में ही एक्चुअली उनका होता है। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। नाज़रीन, आप वॉच करें हमारा खुसूसी शो डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19, और इस वक्त हमारे यहाँ दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो में तशरीफ फरमा है डॉक्टर शौकत अहमद कदला साहब, जो आवाम के सवालात का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं, जैसे आपने अभी जंक फूड्स के हवाले से बात की, अब जो बच्चे हैं, आज के बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है जो जंक फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, अभी उसके बाद उनका फ्यूचर है, मैदे के हवाले से मालूम नहीं है क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि मतलब आपको पहले ना वो जंक फूड जो बनाते हैं ना लोग, उनमें इसमें आपको देखना है उसमें क्या मिलाते हैं। देखिए, जहां भी आप फूड लेते हैं, पहले इसमें एक जुज रहता है एपिटाइजर जी। एपिटाइजर में होता है कि वो या तीखा होना चाहिए या खट्टा होना चाहिए जी। तो ये उस फूड में जाता है मोनोसोडियम, एक लगाते हैं, एक साल्ट, वो मोनोसोडियम लगाते हैं जी। उससे क्या होता है कि जब भी वो लेता है उसका मजा भी अच्छा लगता है और एपिटाइट भी इंक्रीज होती है, और ये बहुत नुकसानदेह है। एंड I don't know whether in near future it may be cancerous agent। तो ये देखना, क्योंकि इसका रिवाज तो पिछले 10 साल से यहाँ चल रहा है। तो फिर कलरिंग एजेंट्स उसमें होते हैं। एक तो इफेक्ट है कि आप पेशेंट, आप लेकिन आम कहा जाता है कि इन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए, मुख्तसरन आपकी क्या सजेशन है? करना चाहिए, बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहूर साहब लाल बाजार से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जहूर साहब, सवाल पूछें अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, मैं लाल बाजार से बोल रहा हूँ जी। मैं पिछले 5-6 साल से वो एसिडिटी रहती है बहुत ज्यादा जी। तो बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया, 2-4 बार एंडोस्कोपी भी की जी। तो अक्सर कहते हैं कि ये वो GERD है। अक्सर हर साल मुझे एंडोस्कोपी करनी ही पड़ती है। अब वही ये किट्स देते हैं, मैंने 3-4 बार किट्स भी खाए, वो पॉजिटिव आता है, पाइलोरी पॉजिटिव भी आता है जी। वो हर साल पॉजिटिव आता है, कभी किट खा के भी 3-4 बार मैंने किट्स भी खाए। उसके बाद बायोप्सी भी की, लेकिन वो ठीक ही निकली, उसमें कुछ ऐसा नहीं था जी। थोड़ा पाइलोरस दिखा रहा था। अब मेरा सवाल ये है कि वो एंटासिड में खाता रहता हूँ, जब तक मैं एंटासिड खाता हूँ तो ठीक है, 1-2 दिन मैंने छोड़ दिए तो फिर वही हाल हो जाता है। उसके साथ एक एसिडिटी होती है, फिर मेरे कभी कभी गले में खराश हो जाती है, उसके साथ कभी कभी मेरे पास फिर जो उसको डिस्निया कहिए, ब्रीदिंग में थोड़ी सी ऐसा हो जाता है जी जी। तो चूंकि कोविड का है और फिर उससे और ज्यादा परेशानी हो जाती है। ये किसका मसला है, या म्यादे का मसला है कि और कुछ मसला है? डॉक्टर साहब से मैं ये पूछ रहा हूँ ये कि इसका असल इलाज क्या है? जवाब सुनिए, जवाब जैसे आप इलाज जानना चाहते हैं, जवाब सुनिए डॉक्टर साहब। जी, एंटासिड में पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ, इसका कहीं साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? जी जी हाँ, जवाब सुनिए डॉक्टर साहब, बता देंगे। जहूर साहब, एक्चुअली जो आप ये बात बोल रहे हैं कि मुझे एसिडिटी होती है, इसका मतलब है आपका रिफ्लक्स होता है, एसिड ऊपर आता है जी जी। वो जो नली है इसोफेगस है उसी में आता है जी। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। नॉर्मली इसोफेगस में एसिड आ सकता है, लेकिन अल्लाह ने उसको ये मैकेनिज्म है वो निकलता भी उसी वक्त, उसमें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं। अब इसका ये मतलब या तो आपका एसिड ज्यादा बनता है या आपका इसोफेगस कम काम करता है, उसको निकालने में नाकाम होता है। अब
रही बात आपका एच पाइलोरी किट, अगर आपका एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता, वो मैदे को डैमेज करता तो उस वक्त एसिड नहीं बनता, तब आपको GERD नहीं होता। उसका मतलब है वो काज नहीं है। अब एक काज हो सकता है इसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है, आपका मोटिलिटी कमजोर पड़ा है, मतलब जो इसोफेगस को कंट्रैक्ट जिस तरह करना चाहिए वो उस तरह नहीं करता है। उसके लिए आपको 24 आवर pH मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। एक टेस्ट है, एक हम लगाएंगे, आपको एक कैथेटर लगाएंगे, उसमें देखेंगे और मोटिलिटी भी उसी के साथ होगा, तो तब जाके अगर ये सही निकला तो आपको छोटा मोटा एंटासिड ऑन नीड बेसिस खाना है जी, बाकी कोई परवाह नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए, एक और कॉलर भी है लेकिन इससे पहले हम बात करना चाहेंगे, जो ये IBS है और जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये जैसे जिसको कहते हैं ज़हनी दबाव की वजह से होता है, और दूसरा इसमें जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? किन चीज़ों से पता चलेगा कि नहीं ज़हनी दबाव की वजह से ही है ये चीज़ें? देखिए, जो एक्चुअली IBS पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी लाइफ स्ट्रेसफुल होती है। कोई ऐसा इवेंट उनमें जरूर होता है लाइफ में जिसको हम एक किस्म का पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जीवन क्या गसाना जीवन स्ट्रेस। हाँ, उनको क्या होता है कि मतलब उनको इधर से ही शुरू होगा। अगर आपने देखे हैं जो छोटी छोटी बच्चे आती है हमारे पास, हम खाना खाते हैं उसी वक्त उनको वॉमिटिंग होती है विदिन 2 सेकेंड्स, वो एक मैनिफेस्टेशन हो सकती है जी। उनमें वो लगता है कि हमारे गले में कुछ ऐसा फंसा है जी, जिसको हम ग्लोबस बोलते हैं जी, तो फिर उनको जल्दी पेशाब आता है, कब्जी होती है, ऑल्टरनेट होता है, तो ऐसे ही चलता है। देन वो मतलब उसी हिसाब से मतलब खाना खाते हैं, उसे अपना एडजस्ट करते हैं। लेकिन जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में ये तो बहुत खतरनाक डिजीज है। उसमें क्या होता है, उनका वजन कम होता है, उनका फीवर होता है, मुंह में छाले पड़ते हैं, उनका खून आता है पेशाब के साथ, उनका हड्डियां खत्म होती हैं। तो अगर ये इलाज नहीं करेगी तो देन उनका बहुत प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने इस हवाले से आपने वजाहत की, ये बताया कि जो हमारी नौजवान पौधे, आपने कहा कि हमारे पास बहुत सारे ये मतलब आते हैं, नौजवान भी आते हैं जिनको ये अल्सर के हवाले से आपने बात की, लेकिन ये भी देखा गया है कि बहुत सारे स्टोमक कैंसर जो है, स्टोमक कैंसर कैसे पता चलेगा कि जो कोई नौजवान है, कैसे सस्पेक्टेड इंसान को पता चले? पहले एक्चुअली जो स्टोमक कैंसर है ये 4th 5th डेकेड ज्यादा होता है, मतलब 40 साल के ऊपर के होता है जी। लेकिन कभी कभार आपको एक मतलब पेशेंट कोई आता है कि उसका सिम्टम उसमें फिट नहीं होते हैं, जैसे अल्सर में फिट होना चाहिए। रिसेंटली मुझे क्या हुआ कि एक 37 ओल्ड बॉय आया मेरे पास, तो उसने सिम्टम दे दिया वैसे रिफ्लक्स सिम्टम, लेकिन वो मुझे फिट नहीं हो रहा था। मैंने बोला भैया आपको एंडोस्कोपी करनी है और आप अभी कर देंगे, अगर आपका मैदा खाली भी नहीं मैं कर दूंगा। जैसे ही हमने एंडोस्कोप उसको डाला तो उसको कैंसर था मैदे का, वो इसोफेगस में आ रहा था। तो ये रेयर पेशेंट बनता है जी। तो ऐसे पेशेंट जो लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका इंसिडेंटल डिटेक्शन तो इससे इन चीजों से कैसे बच सकते हैं हम, इस पे भी हम बात करेंगे। एक कॉलर को हम ले लेते हैं, सबाजी बहरी कदल से बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सबाजी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे आज? डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ जो इस वक्त कोविड का जो है मसला वो अभी पता नहीं कहाँ तक चलेगा, मगर मसला ये है हम कश्मीरियों का कि कोई भी मतलब मसला जब आता है कोविड से रिलेटेड, जब ज्यादा वेव होती है तो हम ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें ये करना है, अब वो करना है। बीच में जब एक थोड़ी सी एक लहर आई थी ब्लैक फंगस की, तो हम सब लोग एकदम एक्टिव से हो गए कि नहीं हमें किन चीजों का एहतियात करना है, कि जैसे ये शुगर पेशेंट जिसको होता है, तो हम लोग सब लोग एक ही सवाल के पीछे पड़ गए कि ये ब्लैक, लेकिन फिर थोड़ी सी जब राहत मिलती है तो एकदम हम जहनों से निकाल ही देते जैसे कुछ था ही नहीं। इसी के साथ एक रिलेटेड है व्हाइट फंगस, लेकिन कोई इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। शायद हम खुद ही डरते हैं कि नहीं हमें बात नहीं, क्योंकि इंडिया में कई केसेस ऐसे आए जिनको व्हाइट फंगस हुआ है और वो रिलेटेड था इंटेस्टाइनल से, और मुझे लगता है कश्मीर के लोग 80% इफेक्टेड है इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से। तो ये जैसे कि ब्लैक फंगस आफ्टर शुगर के हो जाता है, या जिसको नहीं था उसको कोविड ही शुगर हो गया और रिकवरी के बाद उसको वो ब्लैक फंगस आ गया। इसी तरह ये व्हाइट फंगस का क्या रोल है इस इंटेस्टाइनल में, और ये क्या ये भी रिकवरी के बाद कोविड के पेशेंट को हो जाता है, और हमें इसे बचने के लिए या इसके क्या असरात है अगर किसी को कोविड हो गया उसके बाद रिकवर हो गया, तो ब्लैक या व्हाइट फंगस के इसमें क्या क्या असरात है, क्योंकि इसके बारे में आज तक किसी ने बात ही नहीं की। तो थोड़ा सा इसमें रोशनी डाल दीजिए ताकि थोड़ा सा हमें भी इसमें इस्तेफादा हो। हाँ सबाजी, ये डॉक्टर साहब आपको बता देंगे। सबाजी, सबसे पहले सवाल करने के लिए शुक्रिया। मुझे लग रहा है आपको टीवी पर ज्यादा ना ध्यान दे रहे हैं
اور وہ इंटरनेट वगैरह देखते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि मैंने अपने 30 साल के कैरियर में 2 पेशेंट ब्लैक फंगस के देखे हैं, 30 साल के कैरियर में। तो अब ये मसला हो गया इस वक्त कि इस वक्त हिंदुस्तान में पूरे 28,000 ब्लैक फंगस हैं। आपको ये समझना चाहिए जो भी डायबिटिक पेशेंट यहाँ भी हैं, अगर उसको कोविड नहीं, अगर उसको कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ है, उसको ब्लैक फंगस नहीं होगा। आप शांत रहिए, जब तक उसका ब्लड शुगर नॉर्मल है, जब तक वो स्टीरॉइड नहीं लेगा। देखिए आप देखते हैं जिनको ब्लैक फंगस हिंदुस्तान में हुआ है उनमें नाक से भी ट्यूब, वेंटिलेटर पर भी आपने, अल्लाह ने हमको कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दे दिया। जैसे जिल्द है, ये तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसी जब आप ट्यूब डालते हो आप इंजरी करते हो, तो जो ट्यूब है उसमें इन्फेक्शन होता है, उसमें 10 किस्म के पेशेंट वो उसी की वजह से होता है। यहां तो ये आएगा नहीं, तो आप मुझसे 100% लीजिएगा। तो ये ब्लैक फंगस वाला, ये तो एक्चुअली ना वो टीवी पर आप ज्यादा खबरें देख के बता रहे हैं। अब रही व्हाइट फंगस की बात। व्हाइट फंगस कैंडिडा होता है, वो कुछ नहीं होता है। वो कैंडिडा उनमें होता है जिनको कीमोथेरेपी चलता है, जो HIV पेशेंट होते हैं, वो भी उतना नहीं है ज्यादा मसला। मुझे लग रहा है कि इसको ना बढ़ चढ़ा के ना पेश किया गया। आप अपने में कोई परेशानी मत कीजिए, आपका पेशेंट सेफ है, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हमने भी बारहा इस हवाले से बात की है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज है इस स्टोमक के रिलेटेड। ये बताएं कि आजकल ये देखा गया कि ओबेसिटी का बड़ा मसला रहा, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से अभी बच्चे जो है, बच्चे पिछले कई 1-2 साल से तो घर में ही है। अच्छा, बच्चों में भी ओबेसिटी हो गई, बड़ों में ओबेसिटी हो गई। ऐसा देखा गया कि कुछ बीमार जो है वो कुछ लोग सोते हैं, फिर खराटे मार रहे हैं, फिर उनको वो एसिडिटी का मसला सामने आ जाता है। यानी लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल में थोड़ा तब्दीली आ गई। इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ कि आपको अपना वजन कंट्रोल करना पड़ेगा जी। आप उसमें वो उसके पास जाना, डाइटिशियन के पास जाना, वो बहुत मुश्किल काम है इस वक्त जी। औरत के लिए हमने रखा है ऐसे कि अगर उसका 1 फीट के लिए 11 kgs वेट होना चाहिए, मतलब अगर औरत 5 फीट होगा हाइट, उसको 55 फीट जी। अब इधर उधर 1-2 किलो कोई बात नहीं, तो 55 kg होना चाहिए। मर्द के लिए 1 फुट के लिए 12 kg होना चाहिए, मतलब 5 फुट का मर्द है 60 किलो तक, फिर 1-2 किलो उधर उधर। अब क्या है कि आपको एक कोशिश करने के वजन नहीं बढ़ना चाहिए। तो वजन किस तरह नहीं बढ़ेगा? वजन इस तरह बढ़ेगा, अगर आदमी ज्यादा खाता है, काम कम करता है, सही बात है, तो खाना अंदर ही जाएगा ना। बिल्कुल जनाब। तो उसमें क्या करना है आपको कि आपको अपने काम के हिसाब से खाना खाना है। अगर आप मोटे हो तो आप खाना कम कर दीजिए। अब प्रॉब्लम यह है कि जब यहाँ लोग खाना शुरू करते हैं तो दिन में भी पहला अपना खाना खाते हैं, फिर कुछ फ्रूट लाते हैं वो भी खाते हैं, फिर उन्हें हमने कुछ नहीं खाया, लेकिन जो हिडन खाना वो खाते हैं वो तेल खाने में लगाते हैं। अब क्या खाना है, क्या वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बता, तेल कम करना है, पूरे फैमिली को तेल कम करना है जी। दूध 3-3 किलो लाते थे, वो दूध कम करो, वो भी पीता है ना आदमी जी। और शाम के वक्त जिसको ये वेट कम करना है, खाली 1-2 ऐसे लुकमे खाने बस जी। खाना, शाम का खाना बहुत कम करना है। तो डाइट के हवाले से हम और भी बात करेंगे। 2 कॉलर्स इस वक्त 2 फोन लाइंस पे बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज साहब बतरगाम से हैं, कुर्रत निशात से हैं। पहले हम शाहनवाज साहब से बात करेंगे। शाहनवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सवाल पूछे मुख्तसरन अपना। डॉक्टर साहब सवाल वन शाहनवाज साहब क्या असान जानन मे वन सर अच्छे थोड़ा मैदस प्रॉब्लम बासान फ्राइड फूड खान या ऑयली फूड ज्यादा खान डॉक्टर साहब अहन ऑयल अगर ज्यादा इस्तेमाल करो कुन सिनिस मज या वाजवान कुन साथ डॉक्टर साहब अहन तो मे पे ज्यादा त्रेश चीन मे दोहस बासान मे डिस्टर्ब रोज स्टमक। अच्छा, वाजवान वगैरह खेत बिल्कुल सर, यहाँ घर में ज्यादा ऑयल इस्तेमाल करो तो तिस पे बासान स्पाइसी फूड या स्पाइस मतलब मसाल वगैरह कुन मज तो तम सत डॉक्टर साहब बासान मैदस थोड़ा ये प्रॉब्लम मे गो अत टाइम डॉक्टर साहब। मे वन तो क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? जी हाँ, जवाब पूछे बस। शाहनवाज साहब आपको इलाज अपने हाथ में है। तो जो आप वाजवान पकाते हो तो उसमें कलर एजेंट जाता ही है, बिल्कुल। जो कलर एजेंट और जिसमें वो मोनोसोडियम आप डालते हैं ना, जो पकाने वाला होता है, वो तो डालता ही होगा उसमें। अगर वो बंद करेगा आपका वो पानी नहीं आएगा, उतना आपको पानी नहीं लेना है ज्यादा, आपका सब कुछ ठीक रहेगा। ऐसा आप खालिज बना दीजिए विदाउट एडिंग कलर एंड विदाउट एडिंग दिस मोनोसोडियम जी, उसके बगैर तो ठीक रहेगा सब कुछ। और जब भी आप वाजवान खाओगे तो आप
अपने हदूद में खाइए ना, मतलब ज्यादा खाए। आपको देखना पड़ेगा कि मैदे का कैपेसिटी 1 लीटर है 100 ml, 500 to 500 ml to 1000। अब आप देखिए जब वाजवान होता है 1 किलो दूध होता है, 1 किलो होता है, उसमें 4-5 किलो गोश्त होता है, ये जाएगा कहाँ? तो ये होना ही है, तकलीफ तो होनी है। तो आपको अपने आप तो हुदूद में करो और कलरिंग एजेंट बंद करो, मोनोसोडियम बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। नाज़रीन एक और ब्रेक ले लेते हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। नाज़रीन आप वॉच कर रहे हैं हमारा खुसूसी शो डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 और आज इस वक्त हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखे हुए हैं डॉक्टर शौकत अहमद कदला साहब, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जीएमसी श्रीनगर, और जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के बीमारों को, आम लोगों को कंसल्टेशन फराहम कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कुरत निशात से बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कुरत जी सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी 2 दिन पहले उनको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, 2 वीक पहले। फिर डॉक्टर ने उनको RT-PCR कराया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया जी। तो उनको डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक्स रखे और उनमें से एक लिंकोमाइसिन भी था। अम्मी ने 2 दिन वो इंजेक्शन किए और उनको लूज मोशन स्टार्ट हो गए। तब से लेकर अभी तक उनको लूज मोशन ही है और उनको एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी है, और अगर वो कुछ दही वगैरह खाती है तो उनको जल्दी जल्दी स्टूल पास करना होता है, वो कुछ खा ही नहीं पाती है। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ कुरत जी, ऐसा है कि जो जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं 800 दवाई ऐसे हैं जो फार्माकोपिया में लिखे हैं, उनसे डायरिया होता है जी जी। लेकिन एंटीबायोटिक क्या करते हैं, 12% पेशेंट्स को एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया होता है जी। और बाकी उनको एक कंडीशन होती है जिसका नाम है सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, और ये लिंकोमाइसिन इसके लिए ज्यादा मशहूर है। ये इज द फर्स्ट अमंग ऑल ड्रग्स which is causing the pseudomembranous colitis। आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा तो मैं उस पर दवाई लिख के आपको भेजूंगा। फिर आप अपना जो आपका कांटेक्ट नंबर है वो आपको मिलेगा, कोई बात नहीं, हम देंगे आपको वो नंबर देंगे। आप अपना लिखिए वही कि मैं आपको दवाई लिखा, और उससे पहले आप क्या कर दीजिए, आपको दही मिलेगा वो लैक्टोबैसिलस वाला, अच्छा वही बाजार में मिलता है, वो आप उसको खिलाइए फिलहाल। अच्छा। ये लिंकोमाइसिन आपको 3 डोज देने हैं, 2 सीसी दे रहे हैं आप, 1 सीसी दे रहे हो, कितना दिया आपने? उनमें 3 रखे थे, 3 इंजेक्शन। तीसरा डोज भी नहीं, तीसरा डोज भी आप दे दीजिए तब से, लेकिन बहुत टाइम ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज हो गया, वो फिलहाल कोई मेडिसिन नहीं कोई बात, इसको सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, आप अपना नंबर भेज दीजिएगा, मैं आपको दवाई लिख के दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक जी हाँ कुरत जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे जो आपने क्वेरी के हवाले से बात की, जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया, आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, आप हमें भी मेल कर सकते हैं, हम आपको मेल आईडी दे देंगे, फिर डॉक्टर साहब को बता देंगे, वो आपको जवाब दे देंगे। हमारा मेल आईडी नोट कीजिए, ये है ddnewsSrinagar@gmail.com। इस पे आप वहाँ मेल कीजिए, मेल पे दे दीजिए, सवाल अपना लिख लीजिए, और उसके बगैर हाँ एक दफ़ा फिर हम आपको मेल आईडी बताना चाहेंगे, ddnewsSrinagar@gmail.com। इस पे आप अपनी क्वेरी जो है, सवालात जो है वो पूछ सकते हैं। इवन जो कुरत जी आपका इशू है, मामला जो है, सवाल जो है वो आप इस पे भेज सकते हैं, हम डॉक्टर साहब को रवाना करेंगे, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। या इसके बगैर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने जो नंबरात रखे हैं, जो कंसल्टेशन के हवाले से जो उन्होंने नंबरात रखे हैं, उनको डायल करके भी आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आगे हम चलना चाहेंगे, ये बताइए कि जो इस वक्त ये सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है, जो दरपेश है, वो ये है कि बारहा कहा जाता है कि एसिडिटी के बारे में, एसिडिटी है, छोटे बच्चे भी कहते हैं एसिडिटी है, वजूहात क्या हो सकती हैं इसकी? हाँ, मैंने जैसे पहले ही मैंने अर्ज किया कि एसिडिटी ये होता है कि आपको खट्टापन महसूस होता है जी। खट्टापन 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो आपका एसिड ज्यादा बनता है भी, अगर एसिड कुछ इसोफेगस में आता भी है जी, अल्लाह ने नॉर्मल एक रखा है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ये नीचे तुरंत जाता है और आपकी लाल जो मुंह में बनती है ना जी, वो भी इसको नीचे धके, उसका भी अल्कलाइन अपना पीएच होता है, वो उसको खत्म कर देता है। अब क्या है कि अगर एसिड ज्यादा बन गया अंदर से, जैसे सिट्रस पेशेंट्स को, कुछ पेशेंट एस्प्रिन पर होते हैं, कुछ स्मोकर्स होते हैं, कुछ अल्कोहलिक्स होते हैं,
ان کو یہ زیادہ ہوتا ہے, کچھ کافی زیادہ پیتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کافی کا رجحان یہاں زیادہ ہو گیا. اب چھوٹے چھوٹے بچے کافی پینے لگتے ہیں, اس میں کیفین ہوتا ہے, وہ ایکچولی سیکریٹوگاگ ہوتا ہے, اس سے زیادہ بنتا ہے. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ کئی اسوفیگس ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ریئیکٹ نہیں کرتا ہے اس کو. وہ ایک کنڈیشن میں ہو سکتا ہے, ایک ہائپوتھائرائڈزم ہے, یعنی کہ جو تھائرائڈ ہوتا ہے. دوسرا اگر کوئی دوائی لیتا ہے کیلشیم چینل بلاکر ہائپر ٹینشن کے لیے. تیسرا ہوتا ہے جس ایک آدمی کو میں نے بتایا کہ آپ ایک موٹیلٹی ٹیسٹ کریں, موٹیلٹی نہیں ہوتا, پورا وہ کنٹریکٹ نہیں کر دیتا ہے. یہ 3 کارن ہو سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اس وقت, سائمہ جی ہبا قتل سے بات کریں. اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات کریں گے, ہم آج آپ کو بتانا چاہیں گے جو اعداد شمار ہمیں ملے ہیں ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, جو آج کیسز سامنے آئے ہیں وہ ہیں 1117 جو نئے کیسز ہیں. ریکوریز کی اگر ہم بات کریں گے تو 2363 ریکوریز ہیں یہاں جموں کشمیر یوٹی میں, اور 25 کی ڈیتھ ہوئی ہے, جموں میں 13 اور کشمیر میں 12. سائمہ جی سوال پوچھیے اپنا, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, میری ایج 24 ہے. جی. جب بھی میں ایگ کھاتی ہوں یا کچھ اور کھاتی ہوں مجھے اسٹامک میں بہت پین ہوتی ہے. بس سائمہ جی اتنا ہی پوچھنا ہے آپ کو. تو سائمہ جی آپ کا ایسا ہے کہ آپ کو ایگ البومن الرجی ہے. جو ایگ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں, وائٹ پارٹ اور یلو پارٹ ہوتا ہے. جو ایگ کا البومن وائٹ پارٹ ہے آپ الرجک ہے اس کو. اب آپ کو ایگ نہیں کھانا ہے, اس سے آپ کو الٹی بھی ہوگی, اس سے آپ کو پین بھی ہوگا, ڈائری بھی ہوگا. اور آل ایگ کنٹیننگ مطلب فوڈس لائک کیک ہے, کباب ہے, اس کے کھانے سے بھی آپ کو پین ہوگا. اور اسپیشلی کیا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کو نا, اپنے ماں اور باپ ایگزام کے وقت کیک لاتے ہیں, کباب لاتے ہیں, ایگزام ہے بیٹا ایگزام ہے, لیکن ان کو اسی دن پین ہوتی ہیں, وہ ایڈمٹ کرنے پڑتے ہیں. تو آپ یہ اپنا لیبل کر دیجئے ایگ البومن الرجی. آپ کے لیے ایگ نہیں ہے, آپ تو اس کا وہ یلو کھا سکتے ہیں لیکن وائٹ والا حصہ اوائڈ کریے گا, کیک اوائڈ کریے گا, کوئی بھی ایگ کنٹیننگ فوڈ وہ نہیں کھانا ہے. اللہ نے آپ کے لیے بہت اچھے چیز رکھے ہیں ایگ کے بغیر, وہ آپ کھا سکتے ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو اسپتالوں کا رش جو ہے, مطلب رش تو کم کرنا ہے, بہت سارے ہاسپٹل جو ہے کووڈ ہاسپٹلز ڈکلیئر کیے گئے, اب ہسپتالوں کا رش کم کرنا ہے, کس طرح سے ہم اس چیز کو انشور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایکچولی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہاسپٹل سب سے پہلے ہاسپٹل کشمیر کون سا بنا ہے, ایس ایم ایچ ایس. بالکل, یہ 1947 میں بنا ہے. جی. تو 1966 میں اس کو میڈیکل کالج کا درجہ مل گیا. اس کو شفا خانہ بولتے ہیں. اور میں نے پرسنل ایکسپیرینس دیکھے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ٹھیک ہوتے ہیں وہاں. جی. جو میں نے باہر بھی کام کیے ہیں, بہت زیادہ رش ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہوتے, سیٹسفائی ہوتے ہیں. جی. اب اس ہسپتال میں ایک پرابلم کووڈ کی وجہ سے ہو گئی کہ ہمارے کچھ ایسے وارڈ کنورٹ ہو گئے کووڈ وارڈ میں جو ہونا نہیں ہے چاہیے. اب لیکن مجبوری تھی. سرجری وارڈ, ENT وارڈ, آنکھوں کا وارڈ اور ڈرمٹالوجی وارڈ. اس میں کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے, جیسے مان لیجئے ایک علاقہ ہے, ادھر 1000 لوگ بستے ہیں. جی. اگر 4% کووڈ پازیٹیوٹی ریٹ ہیں تو اس میں 1000 میں سے 40 بنیں گے یا 50 مان لیجیے. 50 میں سے 42 پیشنٹ ایسے ہوں گے جن کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے. جی. ان کو رگار پر بیٹھنا چاہیے. اب ان میں سے 6-7 لوگ وہ ہیں جن کو آکسیجن ضرورت پڑے گی. اس میں محلہ کمیٹی اپنا 2-4 کنسنٹریٹر رکھے, کیونکہ 1000 لوگوں کے پاپولیشن کے 5 کنسنٹریٹر ضرورت ہے. دے کین بی مینیج اٹ ایٹ ہوم. رہے 2%, ان کو ہائی فلو ضرورت ہے, دو پیشنٹ اس میں سے 50 میں سے ہائی فلو ضرورت ہے اور وینٹیلیٹر ضرورت, وہ ہاسپٹل آئیں گے. اب جو ہمارے پاس دیکھیں نا کیا ہوگا کہ جب وہ اور نئے ہاسپٹل بن, DRDO ہاسپٹل بن گئے, بالکل 500 بستروں والا, کم سے کم یہ سرجیکل وارڈ آپتھالمالوجی یعنی اٹ شوڈ مطلب آپریٹ ٹو فل سوئنگ ناؤ, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں دے آر ویٹنگ. مجھے ابھی بھی ہے پتا ہے کہ کتنے لوگوں کی سرجری کی ضرورت ہے. سرجری کے حوالے سے ہم بات تفصیلاً آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب. ایک کالر کو ہم اس سے پہلے لے لیتے ہیں, جاوید صاحب ہیں, جاوید احمد صاحب گلاب باغ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جاوید صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا پرسن, ریت بروٹ بہ نیبر کن بہت اس کلائی کران, مے لج نا ماسک کہین, مے ژاو سہ دہ, مے تن پہ کنٹینیو نزل, مگر ام بروٹ بہ گومت ڈاکٹر روفس, تم مے دیتمت ات خاطر ریسیپر پلس, کیا مے گژھان ایسڈ ایکیوملیشن اتھ تھروٹس نش, تھروٹ گو مے ٹھیک,
تو مگر بلاک مز نس گژھان ون گو ریٹ ڈوڑ ریت گو تن ون بوٗزِو حظ جواب ڈاکٹر صٲب وَنان تُہۍ ایکچولی مےٚ چھُ باسان کہِ جاوید صٲب بہٕ چھُس نہٕ موضوٗع نفر اَمہِ خٲطرٕ کینٛہہ جواب یہِ کیازکہِ یہِ چھِ اسپیشلٹی الگ مگر پھر بھی یہ آپ کو الرجی ہے اس میں وہ ہاں الرجی ہے آپ کو جانا پڑے گا ENT میں دوبارہ تو کچھ آپ کو انہیلر نہیں لینے ہیں آپ کو کچھ سپرے لگانا پڑے گا ناک میں تو ٹھیک ہو جائے گا کیا ہے کہ مطلب مجبوری طور کریت اس کو ایج کتنی ہے ان کی میری ایج 62 ہے اب اس کو اگر اینٹی الرجی دے گے کہ 62 والا پیشنٹ پروسٹیٹ کیٹیگری میں پڑتا ہے اس کا سائڈ افیکٹ اس کو پروسٹیٹ مطلب پروسٹیٹ تو ہے میرے کو اس کو سمٹم زیادہ ہو جائے گا تو پیشاب بند ہو جائے گا رات کو ہاسپٹل جانا پڑے گا آپ کو انہیلر لانا پڑے گا آپ دوائی والے کے پاس جائیے ابھی اس کو بتائیے کہ صحیح بات ہے مجھے ناک میں الرجی ہے وہ ایک دے دیجئے ایک سپرے دونوں سائڈ 2-3 بار یوز کیجئے بس اس کا لٹریچر خود پڑھ لیجئے دیکھ لیجئے زیادہ سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے بینیفٹ رسک ریشو دیکھ کے آپ استعمال کیجئے لیکن اینٹی الرجی نہیں خود کھانا یہ پروسٹیٹ سمٹم آپ کا انکریز کرے گا جی ہاں ڈاکٹر صاحب ہم بڑگام سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے وعلیکم السلام واتن تہذ آواز ناو ؤنِو کیٛاہ چھُو حظ ناو مہران بشیر ڈسٹرک بڈگام پہ مہران بشیر مےٚ باسان تۄہہِ ما چھُو امہِ برونٛہہ تہِ کال کوٚرمُت حظ کرے کال مگر سۄ گٔے نہٕ کنیکٹڈ تتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ ؤنۍتو سوال کیٛاہ چھُ تُہُنٛد حظ میٛانہِ سسٹر حظ گژھان بلکہِ واریاہ زیادٕ سٹامک پین تِمن چھُنہٕ بنان کانٛہہ ہیوی فُڈ کھیوٚنٕے اگر تِم ٹھوٗل کھٮ۪ن یا ماز سُہ چھُنہٕ بنان تِمن کھیوٚنٕے اِوٕن اگر تِم کُنہِ ساتہٕ فروٗٹس کھٮ۪ن تمہِ سۭتۍ تہِ چھِ تِمن کران پین تِمن چھُ پیوان پتہٕ پینٹ آف انجیکشن نیُن تیٚلہِ چھِ تِم کینٛہہ فیٖل کران پین نِش رِلیٖف أسۍ حظ گٔے یِمن ڈاکٹر صٲبن نِش امہِ برونٛہہ تہِ یِمو دِتے یِمن وِلاس 20 دِتے یِمو یِمن ٹیبلِٹ پھٔلۍ تمہِ سۭتۍ باسے یِمن فرق کووِڈ برونٛہہ گٔے أسۍ یِمن نِش مگر کینٛہہ ٹایمہٕ بعد کٔر یِمن بیٚیہِ پین أسۍ چھِ یژھان ڈاکٹر صٲبس پرژھمُت کہِ کانٛہہ کمپلیٖٹ ٹریٖٹمنٹ گژھِ ہا یِمن اَتھ گژھُن تاکہِ یِمن گژھِ اصل پٲٹھۍ فرق مہران صٲب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ کہِ یُس پیشنٹ ییٚمِس پین زیادٕ کَرِ ییٚمِس انجیکشن پیٚیہِ دیُن پین یٔڈ ہٕنٛز پین ژٔلراونہٕ مۄکھ یا ییٚمِس ہسپتال پیٚیہِ شامن گژھُن پینہِ مۄکھ امیُک معنی گوٚو یہِ چھَنہٕ سمپل سٹامک پین کینٛہہ یِمن پیشنٹس کیٛاہ چھِ وٲنٛس یِمن چھِ لگ بگ 24 ایج 24 أمِس پیٚیہِ کَرُن گۄڈٕ الٹرا ساوُنڈ بیٚیہِ چھُ أمِس پینہِ وِزِ کَرُن LFT اکھ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس پین سۄ خطرناک کَرِ سۄ LFT اکھ چھُ کَرُن تۄہہِ پیٚیہِ اَسہِ نِش یُن تہٕ بہٕ وَنو پتہٕ تَمہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن یُتھُے OPD آو تَتہِ تہِ چھُ لوکل بڈگامس منٛز چھُ تۄہہِ گیسٹرٛنٹرالجِسٹ تٔمِس ہیٚکِو تُہۍ ہٲوِتھ تہٕ مگر أمِس کٔرۍزیو پینہِ وِزِ LFT بیٚیہِ کٔرۍزیوس سیرم ایمایلیز اکھ بیٚیہِ کٔرۍزیوس الٹرا ساوُنڈ تِمن ؤنۍزیو یورے الٹرا ساوُنڈ والٮ۪ن أمِس چھُ تو گال بلیڈر یا CBD یس ما چھُ سٹون یا وٕچھزیوس لبہٕ لبس ما چھُ ورُم سُہ گوٚو اصل اپروچ أمِس پیشنٹس خٲطرٕ تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ ضروٗرت پیٚیہِ تُہۍ ہیٚکِو پتہٕ ہاسپٹل ڈاکٹر صاحب اب بات کر رہے تھے جو سرجری کے حوالے سے آپ نے بات کی وہ ادھوری رہی تھی جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو آپ نے آکسیجن کنسنٹریٹرز کے حوالے سے بات کی مختصراً ہم کہنا چاہیں گے جو آپ نے کہا لوگوں کے پاس ہے شاید لوگوں کو یہاں پینڈیمک میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے اگر کسی کے پاس کوئی آکسیجن کنسنٹریٹر ہے اس کو اپنی طاق میں اپنی الماری میں رکھنے کے بجائے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے محلے میں علاقے میں گاؤں میں کسی کو ضرورت تو نہیں ہے اس کو فراہم کرنا چاہیے دوسرا جیسا آپ نے کہا کہ جو ہسپتالوں کا رش اس سے کم ہو جائے گا تو اس سرجری کے حوالے سے آپ نے کچھ بات کہنا چاہیے ہاں دیکھیے ایکچولی یہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ میں نے ایک 42 سال کا بندہ ڈائگنوز کیا کولنجوکارسنوما جی اس کا ارلی سٹیج تھا اس کو سرجری ضروری کرنی ہے لیکن اس قسم کی سرجری اس کو کرنی ہے اس میں 12 گھنٹے لگتے ہیں قریب قریب اس کا مطلب ہے اٹ ول ٹیک فل 1 ڈے تھیٹر لیکن جب اس کو اب 4-5 دن کے بعد اس کو ایڈمٹ بھی کیا گیا جی تو اس وقت کووڈ سرج ہو گیا تو کووڈ پیشنٹ آنے لگے تو وہ وارڈ بند ہو گیا جی اور تب سے 2 مہینے ہو گئے اور اب وہ بیچارہ خود کووڈ کا مریض بن گیا ابھی اس کا کنسنٹریشن مطلب وہ کنسنٹریٹر پہ ہے پتہ نہیں 1 مہینہ لگے گا 2 مہینے کو اس وقت جو اس کا ٹیومر تھا ارلی سٹیج پہ وہ تھوڑا سا بڑھ بھی جائے گا تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم مطلب یہ فیسلٹی مطلب انکروچ نہ کر دے نا کووڈ سے کیسا کیا کرنا جیسے اگر آپ ہفتے میں آپ 7% مطلب جو پیشنٹس آپ دیکھتے 10 بیمار دیکھتے ہیں 10 بیمار میں سے تو 7% میں جو دیکھا گیا کہ اسٹومک کینسر کے دیکھے جاتے ہیں جو مطلب ہمیں اعداد شمار ہمارے پاس بھی ہیں تو اب اس میں سے کسی کو مطلب سرجری کی ضرورت ہے کس طرح سے سجیسٹ کرنا چاہیے کتنے ٹائم میں ان کی سرجری جو ہے وہ ہونی چاہیے دیکھیے ایکچولی اس کا یہ ڈپینڈ کرتا ہے سائٹ آف دا کینسر ایز ویل ایز اسٹیج آف دا کینسر اور ایج جی
पॉसिबली अगर किसी पेशेंट का 80 ईयर एज, मैं तो उसको सर्जरी के लिए नहीं लूंगा जी, लेकिन अगर आपका पेशेंट है 40 ईयर ओल्ड, उसको मैं प्रायोरिटाइज करूंगा जी। और आपसे मैं एक बात ये भी बोलना चाहता हूं कि उसमें ये एक और उपाय है कि आप जो भी हॉस्पिटल आपको है जी, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सबको प्रोवाइड करे एक सर्वर जी, जिसको भी जरूरत पड़ेगी, टिकट, एंडोस्कोपी डेट, वो अपने गांव में उसी सर्वर पर कर दे, उसी डिपार्टमेंट पे। उस सर्वर की कीमत इतनी नहीं है, 1.5 लाख तक। सही बात है। तो वो जो चिट्ठी लाने आते हैं, डेट लाने आते हैं, एंडोस्कोपी का डेट, कोलोनोस्कोपी का डेट, ENT डेट, उससे जो हमने करीब देखे हैं SMHS हॉस्पिटल में, वो एक स्टडी हुई थी, 18,000 लोग दिन भर आते हैं एक गेट से जी। कम से कम उसमें भी 9,000 लोग होते होंगे वो जो टिकट, डेट वगैरह, फीस भरेंगे। कम से कम ये होगा, ये ऑनलाइन फैसिलिटी आप दे दीजिए तो ये तो कम हो जाएगा जी, तो रश कम हो जाएगा जी। डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है, सवालात बहुत सारे हैं, 2 इश्यूज पे बात करेंगे। मुख्तसरन बताइए, जो गैसेस की प्रॉब्लम जो होती है, कैसे इसे बच सकते हैं, क्या करना चाहिए? ये तो बहुत अच्छा सवाल, ये तो आम प्रॉब्लम होती है जी। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमको बहुत ज़्यादा गैस बनता है जी, सही बात। एक्चुअली गैस कहाँ से आएगा? गैस तो आप ऐसे ही लोगे, जैसे पानी लोगे उसके साथ गैस, 1 ml के साथ 2 ml होते हैं गैस भी। खाना खा उसमें गैस होता है, खाना जब पचने लगता है तो उसमें गैस बनता है। को एवरी पर्सन इन बॉडी हैज़ 400 to 420 ml गैस इनसाइड द इंटेस्टाइन जी। और एक्सपल्शन भी होती है 15 से 20 के करीब एक्सप्रेशन वो छोड़ता है, ठीक समझ गए। अब क्या है कि किसी आदमी का डिसमोटिलिटी या IBS वाले का गैस परसेप्शन बढ़ जाता है, इसको लगता है, उसको एक्चुअली ना, उसको हम बोलते हैं विसरल हाइपर सेंसिटिविटी। उसका जो इंटेस्टाइन है ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है, वो समझता है कि इसमें ज़्यादा गैस है, मात्रा तो वही होती है, उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उसको हाइपर, वो स्ट्रेस की वजह से होता है। अब एक ग्रुप है पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, जो इनकम्प्लीट मतलब सेटिस्फैक्ट्री उनका डेफिकेशन नहीं होता है, उनके लिए आपको कुछ करना है, दे शुड गेट सेटिस्फैक्ट्री रिलीफ। उसके लिए यही है कि वो फाइबर ज़्यादा खाए, बाजार में सेटिस्फेबल मेडिकेटेड या नॉन मेडिकेटेड खाए, रात के वक्त 2-3 गिलास पानी पी के, एक्सेप्ट ओल्ड पेशेंट्स जिनको प्रोस्टेट है, इनके वो तो रात भर फिर जी, सही बात। तो दे शुड टेक इट, दे शुड पास फुल मोशन अर्ली इन द मॉर्निंग, उनको बहुत ज़्यादा मसला हल हो जाएगा जी। तो एंड दे शुड ऑल्सो गेट इन्वेस्टिगेट देमसेल्व्स फॉर पॉसिबल थायराइड डिसऑर्डर। एक और अहम सवाल है जो ये है, हम पिछली दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट भी हमारे पास आए थे, उन्होंने भी बात की हमारे साथ। जब उन्होंने हमें वो हार्ट अटैक के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब मतलब इस तरह की प्रॉब्लम जब होती है, इसका हम अक्सरन जवाब चाहेंगे, तो कार्डिक के हवाले से जब कार्डिक पेन होती है वो यहीं पे होती है, और इसके बगैर जो है जो एपिगैस्ट्रम की पेन जो होती है, ये कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आया जो दर्द है ये एपिगैस्ट्रम का दर्द है, ये कार्डिक का दर्द है? इसका थोड़ा सा एक जो दिल की बीमारी जो होती है, कार्डिक बीमारी, ये तो ज़्यादा लोगों को उस वक्त जो 40 के ऊपर होते हैं, बिल्कुल, जब वो बोलेगा मुझे पेन है, वो हाथ को ऐसे करेगा, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। और दिल का जो पेशेंट होगा, दिल का पेशेंट इस तरह मुट्ठी रखेगा, महश ये तंदाग, वो वाला बोलेगा इस तरह, जिसको ना पेट में महश ये तंदाग। आपको समझ आ गया? समझ गया, बिल्कुल। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया आप बीच की बात कर रहे हैं, और जैसे हाथ इस तरह जो दिखा ना, ये मैदे का दर्द है, इस तरह रखेगा तो हार्ट का उसे, लेकिन नाफ के नीचे पेन नहीं होना चाहिए। नाफ के ऊपर अगर पेन है वो कार्डियक पेन है। अगर सख्त पेन है, उसको पसीना आ रहा है, चक्कर लग रहे हैं, उसको लग रहे हैं चक्कर हैं, पसीना है, तब जाके ये समझ लो कि ये कार्डियक पेन है। और चलने से अगर ज्यादा हो रही है, इसको मतलब है ये कार्डियक पेन है। समझ गया? आपको समझ आया? अब जो यहाँ पेन होगी, अगर ये पैंक्रियाज से उठता है जी, तो ये पेन यहाँ शुरू होगी और ऐसे भाग के पीछे से जाएगी, ऐसे जैसे बेल्ट आपने जी 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 जी। तो दूसरा बात यह है कि अगर पेशेंट को गॉल ब्लैडर पेन है, गॉल ब्लैडर पेन में जब पेन होगी, उसको उससे पहले भी हिस्ट्री होगी, मुझे 2-3 साल पहले भी हो सकता था। एक कंडीशन जो कश्मीर में आए, कभी ना एस्कैरिस वर्म उसमें घुसता है, उस वक्त बहुत ज्यादा पेन होती है, वेरी डिफिकल्ट डिफरेंशिएट। तो उस वक्त कुछ मुख्तसरन मैसेज आपका एक लाइन में। मुख्तसर मैसेज मेरा है लोगों से कि यही कि जब भी अस्पताल आना है तो गैर जरूरी मत आइए। अगर आपका पेशेंट एडमिट है, मेहरबानी करके एक अटेंडेंट आइए। सही बात है। आप ईद मनाने मत आइए, क्योंकि अगर पैंडेमिक नहीं जाएगा
तब जितने भी लोग नॉन कोविड मर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी आप पर है, क्योंकि ये जो कैंसर पेशेंट्स का सर्जरी का मामला है, जिनको कैंसर के बगैर भी बीमारियां हैं, उनके लिए बहुत नुकसान है, उनका सुनने वाला है नहीं कोई। जी डॉक्टर शौकत अहमद कदला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसलिए भी शुक्रिया कि हमने आपके बारे में सुना है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका पेशेंट रहता है और लेट आवर्स तक भी आप पेशेंट को देखते हैं और इस सिलसिले में आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपका उस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपने हमें देखा, आपने हमें सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।